गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941। उन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में एक अजीब और मल्टी टैलेंटेड जीनियस थे। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक नॉवेलिस्ट, प्लेराइट, म्यूजिशियन, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर और एक एजुकेशनिस्ट भी थे। एशिया के पहले नोबेल प्राइज विनर 1913 में लिटरेचर के लिए, और उन्होंने 2 देशों इंडिया और बांग्लादेश के नेशनल एंथम्स लिखे। टैगोर की लाइफ 8 डेकेड्स तक चली, जिसमें उन्होंने बंगाल रेनेसांस से लेकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तक के इम्पॉर्टेंट दौर देखे और उन्हें इन्फ्लुएंस भी किया। उनका काम वेस्टर्न और इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस के बीच एक ब्रिज बनाता है, जो ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म और नेचर के साथ एक गहरे कनेक्शन पर जोर देता है। तो चलिए उनकी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस, उनके लिटरेरी अचीवमेंट्स, उनके फिलोसॉफिकल आइडियाज़ और उनकी लास्टिंग लेगेसी को देखते हैं। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के जोरासंको में स्थित टैगोर परिवार के विशाल और रिच ठाकुर बाड़ी में हुआ था। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मो समाज के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे और एक गहरी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थे। उनकी माँ शारदा देवी एक ट्रेडिशनल बंगाली होम मेकर थी। टैगोर का परिवार आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर और सोशल रिफॉर्म्स का एक सेंटर था। रविंद्रनाथ को फॉर्मल स्कूलिंग ज़्यादा पसंद नहीं थी। उन्हें स्कूल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और रट्टा मारने पर जोर देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने अपनी ज़्यादातर एजुकेशन घर पर ही ली, जहां उन्हें प्राइवेट ट्यूटर्स ने अलग अलग लैंग्वेजेस, लिटरेचर, साइंस और म्यूज़िक सिखाया। इस आज़ाद और आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट ने उन्हें बचपन से ही इमेजिनेटिव और क्यूरियस बना दिया। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ एक लंबा सफ़र गए। इस सफ़र में वो शांति निकेतन गए, जो उस टाइम महर्षि द्वारा बनाया गया एक आश्रम था, और हिमालयस भी पहुँचे। इन ट्रैवल्स ने उन्हें नेचर की ग्रैंडनेस से इंट्रोड्यूस कराया, जो बाद में उनकी पोएट्री का एक सेंट्रल थीम बन गया। 1878 में यंग रविंद्रनाथ को लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन उनका मन एकेडमिक स्टडीज़ में नहीं लगा। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में लिटरेचर के लेक्चर सुने और यूरोपियन म्यूज़िक और लिटरेचर से फैमिलियर हुए। ये एक्सपीरियंस उनकी क्रिएटिविटी को शेप करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न लिरिकल स्टाइल और बंगाली क्लासिकल ट्रेडिशन को मिक्स करना सीखा। इंडिया वापस आने पर उन्होंने तेज़ी से पोएट्री, प्लेज और शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने संध्या संगीत और प्रभात संगीत जैसे वर्क्स लिखे। 1883 में उनकी शादी मृणालिनी देवी से हुई। टैगोर ने इस दौरान बंगाली लिटरेचर में एक नया जॉनर एस्टैब्लिश किया, शॉर्ट स्टोरी। उनकी शुरुआती कहानियां जैसे भिखारिनी और काबुलीवाला आम आदमी की लाइफ के सटल इमोशंस और सोशल आयरनीज को दिखाती थी। सन 1890 में टैगोर को फैमिली एस्टेट यानी जमींदारी की देखभाल के लिए ईस्टर्न बंगाल के शिलाईदह, जो अब बांग्लादेश में है, भेजा गया। नदी के किनारे एक हाउस बोट पर रहते हुए ये टाइम उनकी लाइफ और लिटरेचर में एक गोल्डन एज साबित हुआ। यहाँ नेचर के साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट और गरीब गांव के लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करने ने उनकी क्रिएटिव कॉन्शियसनेस को और गहरा कर दिया। उन्होंने अपने सबसे फेमस पोएट्री कलेक्शंस में से एक सोनार तोरी यानी द गोल्डन बोट लिखी। इस दौरान लिखी गई पोएम्स में नेचर की सुंदरता, लाइफ और डेथ के रहस्य और इंसानियत के लिए गहरी कंपैशन दिखती है। शिलाईदह के एक्सपीरियंसेस ने उन्हें न सिर्फ एक पोएट बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी ढाला। उन्होंने किसानों के साथ टाइम बिताया, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और लोकल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाए। उन्हें महसूस हुआ कि असली भारत गांव की लाइफ में बसता है और उन्हें एम्पावर करना ही देश को बनाने की असली चाबी है। 1901 टैगोर की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट मोड़ लेकर आया। उन्होंने बोलपुर के पास शांति निकेतन यानी अबोर्ड ऑफ पीस में ब्रह्मचार्य आश्रम नाम का एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल शुरू किया। ये स्कूल उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी का आईना था। नेचर के खुले एनवायरनमेंट में गुरु शिष्य ट्रेडिशन के थ्रू, जहां क्रिएटिव फ्रीडम और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को प्रायोरिटी दी जाती थी। वो बच्चों को नॉलेज को सिर्फ फैक्ट्स के रूप में नहीं, बल्कि लाइफ की एक खुशी के रूप में सिखाना चाहते थे। लेकिन ये डिकेड पर्सनल ट्रेजेडीज से भी भरा हुआ था। उनकी पत्नी मृणालिनी देवी का 1902 में निधन हो गया। इसके बाद
उनकी बेटी रेणुका 1903 में और छोटे बेटे समिंद्रनाथ का 1960 में डेथ हो गई। इन गहरे दुखों ने उन्हें और भी ज्यादा स्पिरिचुअल बना दिया। इस पीरियड में उन्होंने डिवोशन और मिस्टिसिज्म से भरी पोएम्स लिखी, जो बाद में गीतांजलि यानी सॉन्ग ऑफरिंग्स का बेस बनी। टैगोर ने 1910 में बंगाली में गीतांजलि पब्लिश की। 1912 में उन्होंने खुद अपनी कई पोएम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया, जिसे गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स के रूप में पब्लिश किया गया। फेमस पोएट W.B. येट्स ने इस ट्रांसलेशन का प्रीफेस लिखा, जिसने वेस्टर्न लिटरेरी वर्ल्ड में तुरंत एक हलचल मचा दी। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। वो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड पाने वाले पहले नॉन यूरोपियन बने। इस अवार्ड ने उन्हें एक ही रात में इंडिया का ग्लोबल कल्चरल एम्बेसडर बना दिया। नोबेल प्राइज के बाद टैगोर ने दुनिया भर में ट्रैवल किया। उन्होंने जापान, अमेरिका, यूरोप और साउथ अमेरिका में लेक्चर्स दिए, जहां उन्होंने इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न मॉडर्निटी के बीच हार्मनी का प्रचार किया। उन्होंने नेशनलिज्म के नैरो माइंडेड आइडियाज को क्रिटिसाइज किया और यूनिवर्सलिज्म यानी विश्व नागरिकता के आइडिया को सपोर्ट किया। और फिर 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई नाइटहुड यानी सर की उपाधि लौटा दी। ये उनके इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के प्रति गहरे डेडिकेशन को दिखाता है। 1921 में टैगोर ने शांति निकेतन को एक्सपैंड करते हुए विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इसका मोटो था यत्र विश्वम भवत्येक निदम, जहां पूरी दुनिया एक घोंसले के रूप में मिलती है। ये यूनिवर्सिटी इंडियन कल्चर को दुनिया के सामने लाने और दुनिया की बेस्ट कल्चर्स को इंडिया में लाने का एक प्लेटफॉर्म था। उन्होंने पास ही में श्री निकेतन की स्थापना की, जो रूरल रिकंस्ट्रक्शन और वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस था। टैगोर का मानना था कि इंडिया की गरीबी को तभी दूर किया जा सकता है जब गाँव की इकॉनमी को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए और एजुकेशन को सिर्फ एकेडमिक न रखकर एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट से जोड़ा जाए। अपने आखिरी सालों में उन्होंने लिखने और एजुकेशन के अलावा पेंटिंग में भी गहरी रुचि ली। उन्होंने हजारों पेंटिंग्स बनाई, जो उनकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन का एक नया डायमेंशन थी। उनकी पेंटिंग्स अक्सर मिस्टीरियस और ड्रीम लाइक होती थी, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों को दिखाती थी। उनके आखिरी लिटरेरी वर्क्स में शिशेर कविता, नॉवेल, पत्रपुत्र और सेजुती पोएट्री कलेक्शंस शामिल हैं। इन रचनाओं में भी लाइफ, लव, डेथ और इटर्नल ट्रूथ की खोज जारी रही। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को उनके जोरासंको रेसिडेंस पर हुआ, लेकिन उनकी लेगेसी अमर है। उनकी लिटरेरी लेगेसी की बात करें तो टैगोर ने बंगाली लिटरेचर के लगभग हर फॉर्म को एनरिच किया। उन्होंने बंगाली प्रोज को सिंपल और लिरिकल बनाया। उनकी शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स जैसे गोरा और घरे बाइरे और प्लेस जैसे रक्ता करागी ने इंडियन लिटरेचर को वर्ल्ड मैप पर जगह दी। उनका म्यूजिक, रविंद्र संगीत, उन्होंने 2200 से ज़्यादा गीतों की रचना की। ये संगीत बंगाली कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है और इसमें क्लासिकल रागाज, फोक ट्यून्स और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस का एक अद्भुत मिक्सचर है। नेशनलिज्म पर उनके विचार काफ़ी अलग थे। उन्होंने नेशनलिज्म की तंग सीमाओं को रिजेक्ट किया। उनका मानना था कि सच्चे नेशनलिज्म को इंसानियत के बड़े हित में होना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी का सम्मान किया, लेकिन उनके विचारों से हमेशा सहमत नहीं थे, खासकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ पहलुओं पर, जिसे उन्होंने नैरो और डिस्ट्रक्टिव माना। और आखिर में उनके दिए हुए राष्ट्रगान, इंडिया का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, उन्हीं की कलम से निकले। ये उन्हें दुनिया में अकेले ऐसे व्यक्ति का दर्जा देता है जिसने दो देशों को उनकी नेशनल आइडेंटिटी दी। रविंद्रनाथ टैगोर की लाइफ एक आर्टिस्ट, एक फिलोसोफर और एक ह्यूमनिस्ट की लाइफ थी। उन्होंने एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम की कल्पना की जो नेचर से जुड़ा हो, एक ऐसी सोसाइटी जो पुरानी सोच से आज़ाद हो और एक ऐसी वर्ल्ड व्यू जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से परे हो। उनके शब्द आज भी इंडियन और ग्लोबल कॉन्शियसनेस को इंस्पायर करते हैं। विश्व भारती और शांति निकेतन उनकी एजुकेशन और विचारों का जीता जागता सबूत है। वो सच में एक विश्व कवि थे जिनकी कला और फिलॉसफी यूनिवर्सल और टाइमलेस है। टैगोर ने हमें सिखाया कि सुंदरता, आज़ादी और ज्ञान की खोज एक ही सफ़र के अलग अलग पड़ाव हैं और इंसानी जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अपनी छोटी सोच से ऊपर उठकर पूरी इंसानियत के साथ एक हो जाना है।